नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आज प्रदेश की प्रश्न में बात करेंगे मुन्ना भाई झोलाछाप डॉक्टर्स की। बालाघाट में झोलाछाप डॉक्टर्स की दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है। एक झोलाछाप डॉक्टर ने पहले छापे मारने वालों को धमकाया, जबकि दूसरे ने बाबू को रिश्वत का लालच देकर उल्टा फंसा दिया है। सवाल यह है कि आखिर आज भी झोलाछाप डॉक्टर्स ये एक्टिव क्यों हैं? क्या इस पूरे मामले में पूरी तरीके से हमारी लचर सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम ही जिम्मेदार नहीं है? हम बालाघाट में जो भी कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, साथ ही जिम्मेदार लोगों पर उन सवालों पर बात करेंगे जो यकीनन बेहद गंभीर है। थोड़ी थोड़ी सी दवा लेके आते हैं यहाँ पे मेरे पास, इलाज कराते हैं यहाँ पे आके। कौन सी बहुत सारी दवाई दे देते हो, फ्री में देते हो क्या? अरे भाई हम नहीं देते, लेकिन हम तो सरकारी में तो फ्री में भी मिलती है। कुछ दवा लगता है ताकत वाकत का, टॉनिक बोतल मेडिकल से लगाते दे हो, देते हैं। बोतल लगा रहे वो हो। कभी कभार ताकत का लगाते हैं, बाकी हम बोतल का काम ज्यादा नहीं करते। मेरे सामने उस दिन लारियों को लगा रहे हो, मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हो, मलेरिया के पेशेंट को भेजना दिया वो हॉस्पिटल। कभी कभार ऐसा क्या है, कभी-कभार तब भी इमरजेंसी में हो जाता है। 3 वायल मिल रही है उसके बाद भी। हमारे यहाँ हमारे भी बाल बच्चे हैं, आपका भी बाल बच्चे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अब अपना काम कीजिए। हम तो कर रहे हैं ना, अपना ही काम है ये। क्या काम है आपका? काम है हॉस्पिटल में इलाज करना, पेशेंट देखना। हॉस्पिटल में इलाज भी करना है और ये आप लोग चेकिंग भी जाइए। करना है। कहाँ जाइए? हेलो, आइए अभिजीत भैया, हेलो, बुलाता हूँ मैं अपनी टीम को। फिर अभी दोबारा गाड़ी से यहाँ निकलना मुश्किल हो जाएगा, बैरियर से आगे बढ़ना। ठीक है ना। आप लोग यहाँ साल जनसेवा कर रहे हैं, हम लोग कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? जनसेवा है। आप भैया अभिजीत भैया आइए ना, 2 मिनट अपने टीम को लेके आइए जरा। तो इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, सीएमएचओ है आप, और डॉक्टर राहुल पटेल और साथ ही अमूल्य निधि, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। और बस थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर अर्चना धवन भी जुड़ेंगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, आपके पास आते हुए, आपने सुना है यहाँ पे झोलाछाप डॉक्टर्स की उनके बॉडी लैंग्वेज को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके हौसले किस कदर बुलंद है। ऐसे बॉडी लैंग्वेज, ऐसे विश्वास तब आता है जब आपको किसी का श्रेय मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये तो ऐसा लग रहा है कि मेडिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जैसा आप देख रहे हैं और जिस तरह से जो इनकी जांच करने के लिए टीम गई है, उसी को ये धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो आपराधिक प्रवृत्ति जैसी लग रही है। और निश्चित तौर पर जब तक इनको किसी न किसी का साथ ना हो, जिन्होंने इनको ये कह के रखा हो कि नहीं आप कुछ भी करते रहिए, हम लोग ये इसको लेंगे। तो जहां तक बात डिपार्टमेंट की है, डिपार्टमेंट किसी भी इलीगल एक्टिविटी को पकड़ने की, और अगर वो इलीगल एक्टिविटी चल रही है उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। और अगर ऐसे लोग सामने आएंगे तो जैसे देखा, निश्चित तौर पर इस जो आपने दिखाई है घटना, उसकी भी निश्चित तौर पर पुलिस में रिपोर्ट की गई होगी, और निश्चित ही पुलिस उसमें अपना जो भी लीगल एक्शन है वो जरूर ले रही होगी। तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं, आपकी बात सही है कि बगैर किसी की शह के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पर, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो या किसी और डिपार्टमेंट का हो, उसको धमकाना संभव नहीं है। तो न केवल ऐसे लोगों को, बल्कि जो इनको शह दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्यवाही करना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अब अपना काम कीजिए। हम तो कर रहे हैं ना, अपना ही काम है ये। क्या काम है आपका? काम है हॉस्पिटल में इलाज करना, पेशेंट देखना। हॉस्पिटल में इलाज भी करना है और ये आप चेकिंग लोग भी जाइए। करना है। कहाँ जाइए? ये झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन इसकी दबंगई तो देखिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को धमका रहा है, हम तो कर रहे हैं ना। दफा हो जाने के लिए कह रहा काम है। है हॉस्पिटल में इलाज करना, पेशेंट देखना। हॉस्पिटल में इलाज भी करना है और ये आप चेकिंग लोग भी जाइए। करना है। कहाँ जाइए? दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम इस झोला छाप की दुकान बंद कराने गई थी। डरना तो दूर, इस बंदे ने सरकारी अधिकारियों को ही धमकाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आके। कौन सी बहुत सारी दवाई दे देते हो, फ्री में देते हो क्या? अरे भाई हम नहीं देते, लेकिन हम हम तो सरकारी में तो फ्री में भी देते मिलती है। हैं। कुछ दवा लगता है ताकत वाकत का, टॉनिक तुम तो बोतल मेडिकल से लगाते दे हो, देते हैं। बोतल लगा रहे वो हो। कभी कभार ताकत का लगाते हैं, बाकी हम बोतल का काम ज्यादा नहीं करते। मेरे सामने उस दिन लारियों को लगा रहे हो, मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हो, मलेरिया के पेशेंट को भेजना दिया वो हॉस्पिटल। कभी कभार ऐसा क्या है, कभी-कभार तब भी 3 वायल इमरजेंसी में हो जाता है। 3 वायल मिल रही है उसके बाद भी। हमारे यहाँ हमारे भी बाल बच्चे हैं, आपका भी बाल बच्चे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अब
अपना काम कीजिए। हम तो कर रहे हैं ना, अपना ही काम है ये। क्या काम है आपका? काम है हॉस्पिटल में इलाज करना, पेशेंट देखना। हाँ, हॉस्पिटल में इलाज भी करना है और ये आप लोग चेकिंग भी जाइए। करना है। कहाँ जाइए? हेलो, आइए अभिजीत भैया। हेलो, बुलाता हूँ मैं अपनी टीम को, फिर अभी दोबारा गाड़ी से यहाँ निकलना मुश्किल हो जाएगा, बैरियर से आगे बढ़ना। ठीक है ना, आप लोग यहाँ सब जनसेवा कर रहे हैं, हम लोग कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? जनसेवा है। आप भैया अभिजीत भैया आइए ना 2 मिनट, अपने टीम को लेके आइए जरा। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अब आप कहने की जरूरत नहीं। हम तो कर रहे हैं अब ना, आप अपनी काम समझ है। गए क्या होंगे काम है आपका? कि काम हमने है क्यों हॉस्पिटल कहा में था इलाज करना, कि पेशेंट बालाघाट देखना। में तो झोला छाप की ही चलती है। खैर, करना है। चलिए अब एक दूसरे झोला छाप की करतूत आपको बताते हैं। मेरा नाम PHP डॉक्टर दिनेश मरकाम लिखता हूँ मैं। ये जनाब दिनेश मरकाम है, ये भी झोला छाप ही हैं। डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी दुकान पर भी छापा मारा, सील कर दिया। इन्होंने बदले की ठानी, लोकायुक्त में शिकायत कर दी कि स्वास्थ्य विभाग इनके क्लिनिक सील कर गया है और सील खोलने के बदले बाबू पैसे मांग रहा है। झोला छाप मुन्ना भाई मरकाम ये छिपा गए कि वो तो दरअसल फर्जी वाले डॉक्टर हैं। लोकायुक्त की टीम एक्टिव हुई, स्वास्थ्य विभाग के बाबू के खिलाफ जाल बिछाया गया। झोले वाले मेरा नाम डॉक्टर PHP मरकाम ने डॉक्टर रिश्वत दिनेश की मरकाम पेशकश की, लिखता हूँ बाबू झांसे में आया और फंस गया। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। झोला छाप मरकाम का बदला पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद इनका ड्रामा भी शुरू हो गया। ये लोग अचानक आए, 5 लोग टीम में। कौन कौन थे? परवीन जैन, डॉक्टर अनंत लिल्हारे और डॉक्टर बिशेन और एक मंडलेकर और 2 का नाम नहीं जानता हूँ। आए, मैं वहाँ दवाई बना के दे रहा था इलेक्ट्रोपैथी का। ये लोग अचानक घुसे और अब इनको मालूम है कि हर डॉक्टर कुछ इंजेक्शन तो लगाते ही है थोड़ा बहुत, तो 2 ठो डिस्पो मिल गया। तो डिस्पो के हिसाब से बोले हम डिस्पो चेक करने आए करके, और उसके बाद बाहर निकाले। मेरे पेशेंट भी बैठे थे वहाँ, क्लिनिक को सील कर दिए। आज ये कम से कम 13 दिन हो गया। मेरे परिवार खाने के लाल पड़ गए। 1 लाख का मांग किए थे, फिर ले दे के 1 लाख का मांग, 1 लाख रुपए ये परवीन जैन द्वारा 1 लाख का मांग किया गया। तो बताया कि मेरे कंडीशन बताया, क्योंकि मैं आज के 7 महीने पहले मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था, उसमें 8-9 लाख रुपए उसके बाद बताने के बाद भी मेरे बात नहीं हुई। दरअसल एमपी में सरकारी बाबुओं की रिश्वतखोरी के खिलाफ लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी है। मरकाम ने इसी का फायदा उठाया। हमारे आवेदक हैं डॉक्टर दिनेश मरकाम, ये गढ़ी के निवासी है। इनकी गढ़ी में क्लिनिक है। इनके क्लिनिक पे BMO बैयर की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा कुछ दवाइयों की सूची बनाकर क्लिनिक को सील किया गया था। इस संबंध में जब हमारे आवेदक BMO कार्यालय में पदस्थ हैं श्री प्रवीण जैन, ये संगठक की पोस्ट पे है, संगठक की, इनसे मिले तो इनके द्वारा चाबी देने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको 30,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है। इनके द्वारा पैसे लेकर अपने प्रिंस जैन को दे दिए गए थे। हमने दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की है। लेकिन इन सब ड्रामे के बीच असल सवाल गंभीर है, ये झोला छाप क्यों हैं? इन झोला छाप की इतनी ठसक किसके बूते है? हम कहां फेल हैं जिसकी वजह से इनकी दुकान फल रही है? NDTV के लिए बालाघाट से रूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या काम है आपका? काम है हॉस्पिटल में इलाज करना, पेशेंट देखना। हॉस्पिटल में इलाज भी करना है और ये आप चेकिंग लोग भी जाइए। करना है। कहाँ जाइए? इन झोलाछाप डॉक्टर्स की हनक तो देखिए, और हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर राहुल पटेल, देखिए, पेशेंट उस डॉक्टर के पास जाता है जिसके ऊपर उसको भरोसा होता है कि इस डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो हम जो है ठीक हो जाएंगे। एक साइकोलॉजिकल भी आप कहीं ना कहीं कनेक्शन डॉक्टर के साथ पहले से बना होता है। इन झोलाछाप डॉक्टर्स को अच्छे से पता है कि लोगों को ऐसे भरोसे में लेना है, और इनको ये भी पता है कि अगर कार्रवाई के लिए अगर कोई टीम पहुंचती तो उनको कैसे काउंटर करना है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे 2 विषय में देखता हूँ। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, जिसमें अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो वो भी गलत है, लेकिन जिस तरीके का सरकारी काम में बाधा डाल के ये लोग जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो तो सरासर गलत है।
और दूसरा जो ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनको झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं, इनकी जो तादाद जिस प्रकार से देश में बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण मरीजों को काफी खामियाजा उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि कई केसेस में उनकी जान तक चली जाती है। तो इस विषय को तो काफी गंभीरता से लेना ही चाहिए। हाँ, इसमें ये जरूर है कि दोनों अलग अलग विषय हैं। एक तो इनका पुनर्वास का विषय भी है कि इनकी संख्या इतनी है कि अब उनका जो मतलब घर का जो खर्चा है, सब कुछ है, वो उनसे ही चलता है। तो हाँ, उनका पुनर्वास के बारे में भी, उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। बट बिल्कुल भी ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के भरोसे हमारे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमारा देश काफी सालों से जूझ रहा है, और अब तो काफी ज्यादा इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अमूल्य निधि, अब ये समस्या कहीं ना कहीं नासूर बनती जा रही है। ना जाने कितने लोगों के जान के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। क्या वजह आपको समझ आती है कि क्यों ये झोला छाप डॉक्टर्स का साम्राज्य फल फूल रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये बहुत पुराना स्कीम था, जन स्वास्थ्य रक्षक स्कीम। 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने जन स्वास्थ्य रक्षक योजना भी लाई थी, ताकि इनको ट्रेंड किया जाए 6 महीना, और 6 महीना ट्रेंड करके ये एज ए काम कर पाए, जो भी नेशनल प्रोग्राम्स है उसको सपोर्ट कर पाए। अब चूंकि अब आशा कार्यक्रम ऑलरेडी है, अभी स्टैब्लिश कार्यक्रम है जो प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए IMR MMR इसके लिए काम कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये झोला छाप अगर डॉक्टर हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर जिले में कलेक्टर या CMHO की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसकी मॉनिटरिंग करना, तो वहां बालाघाट के हेल्थ डिपार्टमेंट और CMHO के पास एक असेसमेंट होना चाहिए कि कितने ऐसे फैसिलिटीज हैं, कितने क्लिनिक्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्लिनिक्स है, इसका लिस्ट होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए। या तो आप उन्हें क्लोज कर दें टोटल, तो ये अगर कहीं ना अदरवाइज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये तो एक नेक्सस काम कर रहा है ना, या तो मेडिकल के नेक्सस हैं या जो भी इनको सह दे रहे हैं उनके नेक्सस में ये काम कर रहा है, जो भी ऐसे काम कर रहे हैं। तीसरी बात है कि जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इरेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका नुकसान किसको हो रहा है? तो वो एक तो इरेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरा है कि उनको ट्रेनिंग दे, तीसरा बात है कि जहां से वो ट्रेनिंग लेके आते हैं, RMPs बोला जाता है उनको, तो वो RMPs के जो सेंटर्स हैं जो 6 महीना 4 महीना कोर्स कराते हैं, वो सेंटर्स कहाँ चल रहे हैं? तो ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ग्राउंड की बात नहीं है, वो एक पॉलिसी लेवल का ही मैटर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम में गैप्स है, सरकारी सेवाएं वहां पहुंच नहीं पा रही है, गांव में लोगों को इलाज नहीं दे पा रही है, तभी लोग इनके पीछे जा रहे हैं और इरेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप सोचो, सिंपल इंजेक्शन और सलाइन की बोतल 1000 या 2000 रुपए 500 रुपए लेके वो लगाते हैं। तो एक तो ये पूरा ट्रीटमेंट तो कहीं ना कहीं एक मिली भगत है, और प्राइवेट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए तो ये एक तरीके से लिंकेज का काम करते हैं, पेशेंट को से ले जाना डॉक्टर्स के पास। तो ये पूरा एक चेन है, और इस चेन को आज अगर इतनी कॉन्फिडेंस आया है तो ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं कोई इनका कॉन्फिडेंस है कि हमें कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं तो इतने साल से इरेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग्स के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एज ए अपने आप को डॉक्टर्स का बैनर लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हैं? मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिर्फ बात नहीं है, ये सिस्टमेटिक फेलियर्स है ना, कि आपके सिस्टम में, आपके जिले में, अगर बालाघाट जैसे जिले में अगर इतने सारे झोलाछाप डॉक्टर हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। क्या सरकार के पास लिस्ट है कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी क्लिनिक्स चल रही है और कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं? आप एक दिन में बंद कर सकते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं। इनके जो सह दे रहा है, जितने सेंटर से जो इनको ट्रेनिंग देते हैं वो बंद करना चाहिए। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षक 97 के स्कीम्स में ट्रेनिंग ली थी 6 महीने के लिए, जिनको इंजेक्शन और बॉटल लगाना अलाउड नहीं है एज पर द ट्रेनिंग। इनको सिर्फ बेसिक जो उल्टी दस्त बुखार की दवाइयां देने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई थी 6 मंथ का। कुछ लोग अभी भी हैं पुराने, बट अभी ये इतने सारे कहां से पैदा हो रहे हैं? तो ये एक सिस्टमेटिक, और गांव में इतने रूरल हेल्थ पे हैं ये सेंटर्स, या तो आप इसके साथ जो पॉलिसी लाओ और इनको खत्म, इनको लिंक जोड़ो, आप नेशनल प्रोग्राम से इनको लिंकेज करो, इनको अलाउ मत करो, या फिर जो सारे सेंटर्स हैं सरकारी तो चला रही है, इनको सरकारी तो सह दे रही है। बिल्कुल, यहाँ पे अब सवाल सिस्टम पर ही उठते हैं। डॉक्टर अर्चना धवन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक आप लोग डॉक्टर्स हो जो 18 घंटे कड़ी मेहनत से आप लोग जो है इस पद पर पहुंचे, और पेशेंट को कितना डेलिकेटली आप लोग जो है डील करते हैं। एक ये डॉक्टर है, इससे तो ये उजागर होता है कि ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी तरीके से लचर है। एक तरफ हम अपने देश की उपलब्धियां गिनाते हैं, दूसरी तरफ देखिए जो, क्योंकि भारत जो है गांव में बसता है और गांव में देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इसीलिए लोग भी जो है ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर, झोलाछाप डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि आप IMA के मेंबर हैं, क्या कोशिश आप लोगों की तरफ से रहेगी? कोशिश, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि RMPs कहाँ से जनरेट हो रहे हैं उसको पता लगाया जाए,
उस लेवल पे ऑडिट किया जाए कि कहाँ इनकी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग सेंटर्स पे क्या ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, उसको ऑडिट किया जाए। उसके अलावा अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस को मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो इनका डे टू डे प्रोटोकॉल सेट करे कि क्या करना इनके डोमेन में है और क्या करना नहीं है इनकी डोमेन में। मगर ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये XYZ झोला छाप डॉक्टर है और ये ट्रेंड नहीं है या ये इतने चीज़ों के लिए ट्रेंड है और आप कृपया इनके पास न जाएं या इन चीजों के लिए जाएं। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नजर आती है ये एक डेली के ग्रामीण सिस्टम में इनग्रेन्ड है। दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो झोला छाप डॉक्टर है वो लोकल रहने वाले के दिल दिमाग पे इतना छाया हुआ है कि आप वहां एक मेडिकल सेटअप कर दें, एक प्राइमरी हेल्थ केयर कर दें, ट्रेंड मिडवाइफ कर दें, नर्सेस दे दें, सब कुछ दे दें, फिर भी घूम फिर के लोग अपने झोला छाप के पास ही जाएंगे क्योंकि वो जब से बड़े हुए हैं वो उनके दिमाग में ये सेटल्ड है कि दिस इज आवर गो टू डॉक्टर। डॉक्टर अर्चना देखिए, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी रहती है ना, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी रहती है 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं, शायद इसी वजह से ग्रामीण भी जो है उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। शायद अवेलेबिलिटी भी एक इशू है, डेफिनेटली अवेलेबिलिटी है। और ये भी कहना गलत है कि ये बिल्कुल ही हेल्थ केयर सिस्टम के लिए वैल्यूएबल नहीं है। एक ग्राउंड लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम पे जहां पर आप एक कड़ी कनेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी बेसिक केयर टू एन एडवांस्ड केयर, शायद जितना इनका रोल इम्पॉर्टेंट है और जितना रोल ये प्ले करते हैं उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, पर ये देखना जरूरी है कि इनकी ट्रेनिंग एडिक्वेट है, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इनको कितना अलाउड है, कोई सर्टिफिकेशन, कोई काम को ऑडिट करने का तरीका, ये होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रभाकर, जिस तरीके से डॉक्टर अर्चना ने इस समस्या का समाधान बताया है, सिस्टम को क्यों नहीं समझ आता है सर? स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं समझते इस पूरे मामले को लेकर? आ गया जी डॉक्टर प्रभाकर, आप सुन पा रहे हैं? फिर कट गया जी, आ गया जी। आपने डॉक्टर अर्चना को क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? जी डॉक्टर अर्चना को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, समय समय पर लोगों को अवेयर करना चाहिए। जब इस समस्या का इतना सिंपल सोल्यूशन है तो स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को क्यों नहीं समझ आता है कि हम इस सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े? मैं इसमें थोड़ा सा पीछे आपको ले चलना चाहूंगा। दो क्वेश्चन है इसमें कि आखिर ये झोला छाप कौन है और क्यों है। अगर हम देखें तो झोला छाप को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में, एक तो जैसे अभी अमूल्य ने बताया कि कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ ट्रेनिंग, जैसे पहले CHVs हुआ करते थे जो कम्युनिटी हेल्थ विजिटर्स कहलाते थे या जन स्वास्थ्य रक्षक कहलाते थे, या कुछ और दूसरे प्रशिक्षित किए गए थे प्राथमिक रोगों के उपचार के लिए। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक विशेष पद्धति में ट्रेंड है, जैसे कि वो BAMS है, आयुर्वेद में ट्रेन है, या BHMS है, आयुष हमारे होम्योपैथी में ट्रेन है, या यूनानी में ट्रेंड है, पर वो प्रैक्टिस जो है अपनी पैथी को छोड़कर एलोपैथी में करना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनको लगता है कि रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, इसलिए मरीज उनके पास ज्यादा आएंगे। तो ये दो हैं जो दोनों ही अगर हम देखें तो लीगली भी गलत है। और उसमें एक और कैटेगरी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जिनको कभी कोर्ट ने ये कह दिया था कि इनको परमिशन रहेगी अपनी पैथी में प्रैक्टिस करने की, पर इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, और ये भी एलोपैथी में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। अब ये क्यों है? बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे अभी बताया मैडम ने कि जो भी नई फैसिलिटीज गवर्नमेंट खोलती है उसमें आम तौर पर चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, वो बाहर से आते हैं और उनको घुलने मिलने में समय लगता है, जबकि ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको हम झोला छाप कहते हैं वो वहीं पैदा हुए हैं। कोई उनका चाचा है, कोई मामा है, कोई नाना है, और उसने अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया ये कह के कि साहब मैं डॉक्टर हूं। निश्चित तौर पर क्योंकि वो जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो उन्होंने विश्वास अर्जित कर लिया है, जबकि जो बाहर से गवर्नमेंट फैसिलिटी में व्यक्ति आया है उसको उसने घोषित कर दिया है कि ये बाहरी आदमी है। तो एक ये है।
तीसरी चीज फिर यह है कि चूंकि वो वहीं के बीच का व्यक्ति है, आपने देखा कि किस तरह की दादागिरी के साथ धमकाया जा रहा था कि आप बैरियर के पार नहीं निकल पाएंगे। ये तभी संभव है जब लोकल सपोर्ट हो और कोई ना कोई उसको शय देने वाला हो। तो इसीलिए जब भी अगर आपने देखा हो आमतौर पर कोई भी टीम जाती है तो उसमें सिर्फ चिकित्सक नहीं होते, चिकित्सक के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, साथ में पुलिस के लोग, इसके साथ में ड्रग इंस्पेक्टर्स जाके सबसे जो तरीका वो यही है, दो चीजें। पहली जो मैडम ने कहा कि जागरूकता पैदा करें कि कौन आपके लिए काम का है और कौन आपके लिए काम का नहीं है, और दूसरा जब उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए तो वो उतनी सुदृढ़ हो, न केवल नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए बल्कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके तहत भी कार्यवाही होनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स जो हैं उनके तहत भी कार्यवाही होनी चाहिए, और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो चीजें उनके तहत भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि अगली बार ऐसा एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई भी इसको दोहराने की कोशिश ना करे। तो एक तरफ जहां हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लगभग हर ग्राम तक, या अगर अर्बन एरिया में देखें तो लगभग हर वार्ड तक पहुंच चुकी है। तो लोगों को यह बताना पड़ेगा कि सरकार ये निशुल्क सेवा जो आपके लिए ला रही है वो आपके फायदे के लिए, और दूसरी तरफ दरअसल में अगर जो कोई सरकार की तरफ से तोड़ने की कोशिश पॉलिसीज करता लेकर है, आते हैं, केंद्र सरकार की बात की जाए फिर स्टेट गवर्नमेंट की, वो गांव तक पहुंचते नहीं क्योंकि वहां पे जागरूकता का अभाव है। डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर प्रभाकर ने कहा कि अगर कोई बाहर से जो सरकार के द्वारा डॉक्टर ग्रामीण अंचल में अपॉइंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर जो है एक अपनापन नहीं, वो एक बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाता है। जो झोला छाप डॉक्टर्स पहले से ही वहाँ के लोगों के साथ विश्वास उसने कमा लिया होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इस पूरे, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ एक बालाघाट की दो तस्वीर है, पूरे ग्रामीण अंचल की बात की जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ खासतौर पर, वो तो गांव में ही बसता है, ना जाने कितने केसेस ऐसे होंगे। तो इसका समाधान आपको क्या नजर आता है? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सर से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने बहुत ही सही पॉइंट दिया कि जो डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स गांव जाते हैं उनका कनेक्ट इतना वहाँ के लोकल लोगों से इतना नहीं हो पाता है। वो वहाँ के साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ के लोगों से। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं भी खुद गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो वो मैं बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ। वो जो गाँव में रहने वाले सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर हैं, वो उस परिवार, गांव के लोगों का परिवार का हिस्सा होते हैं और वो उनपे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं, तो वो जो भी कहते हैं वो उनकी बात मानते हैं। इसका बिल्कुल समाधान ये होना चाहिए कि हमें उनको भी कहीं ना कहीं पिक्चर में लेना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो प्राथमिक जो है स्वास्थ्य सेवाएं देने योग्य बन पाए, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साथ ही सही इलाज की जानकारी मरीज को दे पाए। कम से कम इलाज नहीं कर सकते तो जानकारी तो मरीज को सही दे पाए कि इस इलाज के लिए आपको यहाँ जाना है, आपके लिए इसके लिए ऑपरेशन होना है, लेकिन खुद इलाज का जिम्मा खुद अपने हाथ में ना ले। ये जरूर प्रशासन को इंश्योर करना चाहिए कि वो खुद उस पद्धति का इस्तेमाल ना करे जिस पद्धति में वो खुद उनकी जानकारी नहीं। बिल्कुल अमूल्य निधि, एक तो जागरूकता की कमी यहाँ पे साफ तौर पर सामने आ रही है, और दूसरा जो भरोसा झोला छाप डॉक्टर्स ने लोगों के बीच, ग्रामीण अंचल के लोगों के बीच बना के रखा है। ये दो मेन इशू समझ आता है कि जो अगर कोई डॉक्टर बाहर से जाता है तो वो जो है मिसिंग है। तो इसका आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है सर? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है, ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, गांव में आज लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता हुई है, खासकर नेशनल हेल्थ मिशन जब से आया है। गांव में आशा प्रोग्राम चल रहा है, आपके गांव में एक महिला बिल्कुल, है, आशा वर्कर्स होती है, घर घर जाके वो बिल्कुल हेल्थ सैनिटेशन कमेटी बनी हुई है जिसका काम है जागरूकता करना। तो जागरूक तो लोग हुए हैं, ऐसा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, जब मैं एक इवोल्यूशन, मध्य प्रदेश सरकार ने इवोल्यूशन करवाया था जन स्वास्थ्य रक्षक स्कीम का, और उसका मैं उस इवोल्यूशन टीम का मैं हिस्सा था। उस समय में ये पूरी हमने सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दी थी कि इनके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके इनके सारे प्रोसेसेस पे। दूसरी बात है कि आपके पास सीएचओ है, आशाओं को उल्टी दस्त बुखार की दवाई, बेसिक गांव के लोगों की जरूरत क्या है, जो आम जो बीमारियां हैं, उल्टी दस्त बुखार की दवाई देने की, आशाओं के किट में ये दवाई होनी चाहिए। अब आशाओं के किट में दवाई नहीं होती है तो लोग कहां जाएंगे आप बताइए।
और जहाँ रही बात हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, वो हर गांव से दूर है, वो सब सेंटर लेवल्स पे है या वहां पे है, तो वो भी 24 आवर्स आप खोलेंगे। लोगों की जब जरूरत होती है शाम को या रात में, उस समय उनकी जरूरत होती है। तो या तो आप इसको सिस्टम के किसी रोल्स में प्ले करें या फिर इसको आप खत्म करें, क्योंकि इरेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो लोगों को गलत ट्रीटमेंट देके आगे उनका नुकसान हो रहा है। तो इरेशनल ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा ना। आप सोचिए, गांव का एक व्यक्ति सादा बुखार में जो पैरासीटामोल से ठीक होती है, उसके लिए 500 रुपया का बॉटल क्यों लगाएगा? ये तो मजबूरी में लगा रहा है। ये उसकी मजबूरी है कि वहां हेल्थ सर्विसेज रीच आउट नहीं हुई है। और अभी चीजें बदली हैं, बहुत सारे स्टेट्स की पॉलिसीज आई हैं, अगर उसको ठीक से किया जाए, सीएचओस के प्रोग्राम्स, अच्छे प्रोग्राम्स है हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर में, सीएचओस रिक्रूट किए गए, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने ऑलरेडी बोला है। तो इसको हमें और मजबूत करना पर आशा प्रोग्राम्स के जो गाइडलाइंस है उसे ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, विलेज हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ये कम हो गए। मुझे नहीं लगता है कि इनकी कोई, या इनको सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले किया जाए, अवेयरनेस दिया जाए, इनको नेशनल प्रोग्राम्स को अवेयर करने के लिए नेशनल प्रोग्राम में कोई रोल दिया जाए। पहले एड की दवाई देते थे, ये पुरानी स्कीम है 1977 की, तो ये आज का स्कीम नहीं है, ये बहुत पुराना चीज है। तो इसको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देना पड़ेगा। और जो सेंटर्स इनको सर्टिफिकेट देते हैं, आरएमपी का ये सर्टिफिकेट लगा के बैठते, वो क्यों मिलता है, किसने दिया? ये तो सरकार चलिए, हम उम्मीद करते हैं सेंटर। कि सरकार की तरफ से इस बार कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए ताकि जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर्स का साम्राज्य फल फूल रहा है वो पूरी तरीके से वो नेक्सस टूट जाए। और ग्रामीण अंचल के लोगों को जागरूक करना भी बेहद ज़रूरी है। हालांकि तमाम आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स नर्सेस पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक विश्वास जो है वो बन नहीं पा रहा है, वो बना रहे, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर राहुल, अमूल्य निधि और डॉक्टर अर्चना, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।